हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स अनसोल्व्ड, ठीक है। और सेट आपका पहला है, सेट पहला है BA। मेरे पास जो अनसोल्व्ड है उसका पहला सेट जो है वो क्या है, BA है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ठीक है ना। 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। बस एक आप मेरे से प्रॉमिस करिए कि अंत तक, मतलब जब वीडियो में इसको अपलोड करूँ, ठीक है ना, तो इसको आप एंड तक इसको आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है ना। तभी आप प्रॉपरली सारे क्वेश्चन इसमें आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। आप इसको स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें बोलता है, तो पहले का आपके पास क्या है, का है ना। पहले का देखते हैं। बोलता है परिमेय व्यंजक, परिमेय व्यंजक हो दिया हुआ है आपके पास x-2 बटे x+1 का गुणन व्युत्क्रम है। तो पहला आपके पास विकल्प है वो है x+1 डिवाइडेड बाय x-2। विकल्प नंबर आपके पास 2 है, वो है -x+1 बटे x-2। विकल्प नंबर 3 है आपके पास -x-2 बटे x+1। और विकल्प नंबर आपका 4 है, वो है 1, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये, आपके पास जो भी अनसोल्व है उसको आप मिला सकते हो। आपके पास सेट मैंने यहाँ पे पहला बोला हुआ है और वो क्या है, BA है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें ही परिमेय व्यंजक x-2 बटे x+1 का गुणन व्युत्क्रम है। तो बहुत बच्चे इसको जो है कर लिए होंगे और बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं होगा कि गुणन व्युत्क्रम क्या है, ठीक है ना। तो मैं क्यों हूँ, यही सारी चीज़ें आपको बताने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ, ठीक है ना। तो गुणन व्युत्क्रम क्या है, किसी भी संख्या का गुणन व्युत्क्रम वह संख्या होता है। हमने क्या बोला, किसी भी संख्या का गुणन व्युत्क्रम वह संख्या होता है जिससे गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। क्या बोला हमने, किसी भी संख्या का गुणन व्युत्क्रम वह संख्या होता है जिससे गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। तो आपके पास व्यंजक क्या है, परिमेय व्यंजक x-2 और बटे आपके पास क्या है, x+ क्या है, 1 है। तो हम मान लेते हैं, माना गुणन व्युत्क्रम क्या है, कुछ भी मान लो आप, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं, माना गुणन व्युत्क्रम आपके पास क्या है, क्यों है, ठीक है ना। क्या माना हमने, गुणन व्युत्क्रम आपके पास क्या है, क्यों है। तो जब आप इस व्यंजक से क्या कराओगे, इसको क्या कराओगे, गुणा कराओगे, तो आपको 1 मिलेगा। ये हमने बोला हुआ है। हमने जो भी बोला हुआ है वो आपको ना समझ में आया हो, लेकिन यहाँ पे आप समझिए, हमने गुणन व्युत्क्रम क्या है, का गुणन व्युत्क्रम है। तो हमने गुणन व्युत्क्रम को क्या मान लिया, क्यों मान लिया। तो जब आप इस व्यंजक में इस गुणन व्युत्क्रम का गुणा कराओगे, ठीक है ना, तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है ना। समझिए आप, x-2 बटे x+1 गुणे हमने गुणा करा दिया, क्यों से, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यही गुणन व्युत्क्रम है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम यहां से मल्टीप्लाई कराते हैं। x-2 गुणे क्यों बराबर क्या हो जाएगा, x+1 गुणे आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुणन व्युत्क्रम आपसे पूछा है, तो गुणन व्युत्क्रम हमने यही तो माना हुआ है, क्यों आपको पता करना है। तो यहां से इसको इससे गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, बटे इसको नीचे भेज देना आपको, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या पता चला, पता ये चला कि जो गुणन व्युत्क्रम है किसका, x-2 डिवाइडेड बाय x+1 का गुणन व्युत्क्रम है आपके पास x+1 बटे x-2। तो विकल्प नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मेरी क्लास में अगर डाउट रह गया तो क्या मतलब, ठीक है ना। तो डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम फर्स्ट का खा नंबर, ठीक है ना। ये पहला क्या था, फर्स्ट का का था, अब हम लेते हैं फर्स्ट का खा, ठीक है ना। मैं इसको इरेज करता हूं।
खा है, कहता है ए एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 कामा बी एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1 और ए बी एक्स माइनस 1 और है आपके पास एक्स प्लस 3 है ना। को बताना है महत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक मीन मासा, ठीक है ना, यानी कि HCF आपको यहां पे क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्या है आपके पास, यहां पे दे रखा है आपके पास क्या है, ए एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस कितना है, यहाँ से 3 है, ये है। और देखिए क्या है, इसमें दे रखा है आपके पास एक्स प्लस क्या है 3 है और दूसरे में, ठीक है ना, बी है और क्या है आपके पास एक्स प्लस। तीसरे में देखिए क्या है, ए बी है और यहाँ से एक्स माइनस 1 है और एक्स प्लस क्या है 3 है। यही तो आपके पास दे रखा है, ये 3 आपके पास यहाँ पे दे रखे हैं। तो इनका आपको क्या बताना है, मासा आपको क्या करना है यहाँ पे बताना है। इनका मासा क्या होगा, यानी कि a एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3, b एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1 और यहाँ पे ए बी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3। तो आपको समझना है मासा से मतलब क्या है पहले, ठीक है ना, यानी कि HCF से मतलब क्या है। HCF से मतलब है कि यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी हैं, एक ये वाली चीज़, एक दूसरी आपके पास ये वाली चीज़, तीसरी आपके पास ये वाली चीज़, इन तीनों में आपको कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कॉमन। कॉमन मतलब जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, ठीक है ना, जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, वो जो होगा यानी कि कॉमन तीनों में आना चाहिए, ठीक है ना। तो वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोला हमने, आपको तीनों में ढूंढना है, मतलब जो मिले तीनों में जो मिलेगा वही क्या हो जाएगा, HCF उसका हो जाएगा। तो तीनों में देखिए आपको मिल क्या रहा है, एक्स ए यहाँ पे है, ए ये आपके पास यहाँ पे है लेकिन इसमें है नहीं है, तो ये HCF नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब इन तीनों का HCF, इसका यानी कि ये इन तीनों में आपको HCF क्या करना है, ढूंढना, मतलब इन तीनों का HCF क्या है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्या करनी है यहाँ पे बतानी है इसका। तो ये तो होगा नहीं, ए नहीं होगा। एक्स माइनस 1 देखिए, एक्स माइनस 1 यहाँ पे है, एक्स माइनस 1 यहाँ पे है, लेकिन दूसरे वाले में आपके पास नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। एक्स प्लस 3 देखिए, एक्स प्लस 3 यहाँ है, एक्स प्लस 3 यहाँ है, एक्स प्लस 3 यहाँ है, तो मतलब ये कि एक्स प्लस 3 जो है वो इन तीनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए HCF ऑफ, है ना, क्या होगा, यानी कि इसका HCF क्या होगा आपके पास एक्स प्लस 3। क्लियर, डाउट, नो डाउट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम जो है गा, ठीक है ना। इरेज करता हूं मैं इसको। कहता है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल 1 है, का एक मूल 1 है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है,
बताना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बताना है कि कुछ आपके पास यहाँ पे दे रखे हैं, यानी कि पहला चीज है आपके पास दे रखा है वो a बराबर 1 और दूसरा है आपके पास b बराबर 1 होगा और तीसरा आपके पास दे रखा है c बराबर क्या होगा 1 होगा और अगला जो आपके पास दे रखा है वो है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ये होगा, ठीक है ना। तीनों में से क्या होगा, ठीक है ना। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का एक मूल 1 है तो इन तीनों में से क्या चीज आपके पास है, ठीक है ना, कौन सा विकल्प सही है आपके पास, ये आपको चॉइस करना है। अब देखिए, अगर ये आपके पास एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब एक द्विघात समीकरण है, इसका मूल 1 है। अगर इसका मूल 1 है तो जब इसमें आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 कर देगा, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान जो होगा आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब अब देखिए आपके पास इक्वेशन दे रखी है, द्विघात समीकरण है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है, 0 है। तो आप क्या करो, इसका मूल 1 ही है तो x के स्थान पे आपको क्या रखना है, 1 यहाँ पे क्या कर देना, रख देना है इसमें, ठीक है ना। तो आप रखिए a गुणे 1 का स्क्वायर b गुणे 1 प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास, b प्लस c बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मतलब क्या, अगर द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है का एक मूल 1 है तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो अगला लेते हैं, इरेज करता हूं मैं इसको। घा है वो क्या बोलता है, 3, 0, 7, 5, 9, 7 और 3 की मध्यिका है, की मध्यिका माध्यिका है। पहला 3 है, दूसरा 5 है, तीसरा 7 है और नेक्स्ट 9 है, ठीक है ना। ये आपके पास 4 विकल्प दे रखे हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, सबसे पहला काम है इसकी आपको क्या बतानी है, माध्यिका बतानी है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले माध्यिका बताने के लिए आपके पास जो आंकड़े दे दिए जाएं, ठीक है ना, मतलब ये आंकड़े आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इन आंकड़ों को आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो सबसे पहले इसको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आरोही क्रम से मतलब क्या, यानी कि सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर जस्ट उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे आपको आरोही क्रम करना है। तो सबसे छोटी इसमें क्या है, तो मैं फिर से देख लेता हूँ। यहाँ पे 3 है, 0 है और फिर 7 है, 5 है, 9 है, 7, 5, 9, फिर 7 है, फिर कितना है, 3 है यहाँ पे, ठीक है ना। ये है आपके पास। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, 0, 0 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद 2 बार यहाँ 2 बार करना है 3 है, तो एक 3 आपके पास ये वाला आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 और 5 है आपके पास, ठीक है ना। तो 5 आ जाएगा। 5 के बाद आपके पास क्या है, 7 है और 2 बार 7 है। उसके बाद आपके पास क्या है यहाँ पे 9 है, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास यहाँ पे है। देखिए तो पहले क्या है, आपको मध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पास जो आंकड़े दे दें उनको आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इसको क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो जो हमने यहाँ पे आरोही क्रम में इसको क्या कर लिया, व्यवस्थित यहाँ पे कर लिया है। तो आप देखिए अब आपको इसमें गिनने ही कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो पदों की संख्या कितनी है, 7 है। यहाँ पदों की संख्या क्या है, 7 है, जो कि क्या है, विषम है, जो कि है कि नहीं। यहां पे आपको देखना है पदों की संख्या क्या है, आपको पद गिनने इसमें, ठीक ना। जब भी आपको पूछे कि अब मध्यिका बताइए तो जो आंकड़े दे दी जाएं उनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको गिनना है कि इसमें कितने पद हैं। तो हमने यहाँ पे पद गिन लिए, पदों की संख्या हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 3 कितना 7 है, तो पदों की संख्या 7 है, जो कि क्या है, विषम है। अब आपके पास क्या है, यदि पदों की संख्या विषम हो तो उसके लिए अलग माध्यिका का फार्मूला होता है, और अगर पदों की संख्या सम हो तो उसके लिए अलग से माध्यिका का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। तो यदि पदों की संख्या यहाँ पे क्या है, विषम है, क्या है, विषम है, तो माध्यिका क्या होगी आपके पास, माध्यिका होगी आपके पास n+1/2वें पद का मान। क्लियर, क्या कहा हमने, अगर पदों की संख्या विषम है तो उस स्थिति में जो माध्यिका का फार्मूला होता है वो n+1/2वें पद का मान। देखिए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमने यहाँ पे ये देखिए, ये आपके पास n होता है, ठीक ना, इसको n है पदों की संख्या, तो n आपके पास क्या है, 7+1/2वें पद का मान। ये कितना हो जाएगा, 8/2वें पद का मान, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आ जाएगा यहाँ पे आपके पास चौथवें, है ना, पद का मान। तो बताइए इसमें चौथा पद कौन है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो चौथा पद कौन, 5, है ना। तो चौथा पद जो है वो क्या है, 5 है। तो मध्यिका जो होगी वो 3, 0, 7, 5, 9, 7, 3 की जो मध्यिका होगी वो आपके पास क्या होगी, 5 होगी, ठीक है ना। होप कर, आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का घा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अंगा, ठीक है ना। इसको मैं इरेज करता हूं। तो आपको याद रखना है इसमें, अगर आपको पूछे अगर पदों की संख्या यहाँ पे क्या है, विषम है, तो उस स्थिति में जो माध्यिका का फार्मूला होता है n+1/2वें पद का मान, ये चीज, और जब सम होगा तो उसके लिए एक अलग से फार्मूला है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन आएगा तो उसको भी वहां पे आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है कॉस का मान होगा क्या मान है इसका। विकल्प नंबर फर्स्ट है 1/2 √3/2। थर्ड विकल्प नंबर है माइनस का 1/2
अगला विकल्प है वो है माइनस का √3। ये चीज इसमें देखिए क्या सही है। ये आपके पास दे रखा है कॉस माइनस कितना है 690 अंश, ठीक है ना। ये चीज आपको क्या है, आपको मालूम है, क्या मालूम है, कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। क्लियर इतनी बात। साथ ही साथ ये भी बता देता हूं, सेक माइनस थीटा, सेक थीटा। ये आपको दो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हमेशा याद रखनी है कि कॉस माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा हो जाता है, सेक माइनस थीटा है तो वो सेक थीटा हो जाता है। क्लियर। इरेज करता हूं मैं, देखिए सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। कॉस माइनस थीटा मतलब कॉस माइनस 690 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं कॉस 690 हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए कॉस, देखिए इसको हम क्या करते हैं, अगर हम 360 में 2 से गुणा कर दें तो 2 शून्यम सोन, 2 छंग कितना हो जाएगा 12, 2 तिहाई 6 कितना हो जाएगा 7। क्या कहा हमने, 2 शून्यम कितना हो जाएगा सोन, 2 छंग 12 का कितना हो जाएगा 2, 2 तिहाई 6 कितना हो जाएगा 7। तो 720 में से देखिए 2 गुणे 300 कितना हो जाएगा 60, है ना। 2 गुणे 360 माइनस, तो ये हो जाएगा 720। 720 में से हम कितना घटा दें, हम घटा देते हैं 30। क्लियर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये 720 हो गया, 720 में से आप 30 घटाओ कितना बचेगा 690 ही तो बचेगा। अब देखिए क्या फायदा हुआ हमको ये चीज करने से, हमको ये फायदा हुआ कि कॉस ये अब इसको बोल सकते हो 360 क्या है माइनस थीटा, तो मतलब कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 360 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 360 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मतलब थीटा की जगह पे कितना है 30 है। आपको इसको ऐसा ही बनाना है आपको, ठीक है ना। इसको आपको तोड़ देना है ऐसे करके, उसके बाद में यहाँ पे जो निकल गया 360 आया, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन जो है 90 प्लस थीटा क्या होता है, इसका जो है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, जो है 270 प्लस थीटा क्या होता है, 360 प्लस थीटा क्या होता है। मतलब ये सारे आपको, ठीक है ना, यानी कि 90 से लेकर के 360 तक आपको ये सारी चीज़ें फार्मूले, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो cos 30 पे कितना होता है, तो इसको भी आपको वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि cos 30 पे कितना होता है, ठीक है ना। तो cos 30 पे का मतलब हमें तो मालूम है कि साइन 60 पे जो है वो √3/2 होता है, और अगर आप cos में देखोगे तो cos 30 पे ही √3/2 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, विकल्प नंबर बी जो है इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आसानी से, ठीक है ना। आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, sec माइनस थीटा जो होता है sec थीटा होता है। तो उसी तरीके से हमने cos माइनस थीटा है तो cos थीटा लिख दिया। अब इसको हमने तोड़ दिया 360 में, ठीक ना। आपको ऐसे ही तोड़ते चले जाना है आपको, ठीक ना। 360 अगर ये और ज़्यादा हो गया तो आपको यहाँ पे जो है 2 से गुणा करा, 3 से गुणा करा सकते हो, 4 से गुणा करा सकते हो, ठीक है ना। उस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, गुणा करवा सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर अंगा 1 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम जो है चा। चा है यदि बिंदुओं
3,7 तथा x, y के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक निर्देशांक 4,9 है। तो पहला है x बराबर 7/2, y बराबर 8। दूसरा कहता है x बराबर 5 और y बराबर है 8। तीसरा विकल्प कहता है x बराबर है 5, y बराबर है 11। ठीक है ना। और विकल्प नंबर 4 है इसका, x बराबर 7 और y बराबर कितना है 5 है। ठीक है जी। तो देखते हैं, यदि बिंदुओं 3,7 तथा x, y के मध्य बिंदु के निर्देशांक 4,9 है। देखिए एक बिंदु आपके पास ये वाला है, ठीक है ना, और एक बिंदु हम क्या कर देते हैं, ये वाला लेते हैं, इसको a बता देते हैं, इसको b कर देते हैं, इसको हम ऐसे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये जो है इसके निर्देशांक जो हैं 3, कितना है 7 है, इसके निर्देशांक जो हैं वो x, क्या है y है। ठीक है ना। और मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखा है, मतलब ये यहाँ पे इसका हम O बोल देते हैं। ठीक है ना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो है, यहाँ से हम देख लेते हैं 4,9। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। दो बिंदु हैं आपके पास, एक बिंदु A है, एक बिंदु आपके पास क्या है B है। ये इसका जो निर्देशांक है 3, कितना 7 है, और जो दूसरा बिंदु है इसका निर्देशांक x, क्या है y है, और मध्य बिंदु के जो इनके का मध्य बिंदु का निर्देशांक 4, कितना है 9 है। देखिए आपको मालूम है, क्या मालूम है कि ये वाली जो चीज़ होती है यहाँ पे, इसको हम लेते हैं, यहाँ पे क्या है देखिए x1, इसको हम लेंगे x1, ध्यान से समझिए इसको, x1 ये वाला है y1, ये होता है x2, और ये वाला क्या होता है आपके पास y2 होता है यहाँ पे। ठीक है ना। और ये आपके पास क्या होता है x, यहाँ पे ये दिया हुआ है, चलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखता हूँ। ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे ये वाली चीज़ होती है, ठीक है ना, चलिए 1 मिनट के लिए हम इसको मान करके चलते हैं। ठीक है ना। इसको हम x ले लेते हैं, और ये आपके पास क्या होता है y होता है। तो क्या होता है फार्मूला आपके पास, फार्मूला ये होता है कि जो x होता है, x बराबर, यानी कि ये वाली चीज़, ठीक है ना, पहले आप ध्यान से गौर से, तो ये वाली जो चीज़ होती है, यहाँ पे जो आपके पास x1 होता है ये, और यहाँ पे जो आपके पास x2 होता है ये, और इसको आपको 2 से क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। ठीक है ना। क्लियर इतनी बात। आगे फिर आपके पास जो y होता है, ठीक है ना, मतलब ये वाली जो चीज़ होती है यहाँ पे, ये वाली जो चीज़ होती है, ये होती है आपके पास y1, ये वाली चीज़, और प्लस आपके पास क्या होता है y2 होता है। इसको भी हम 2 से क्या कर देना होता है, आपको डिवाइड कर देना होता है। ठीक है ना। क्लियर इतनी बात। इतनी बात अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बन गया। देखिए इसके स्थान पे क्या है, 4 है, लिख दिया हमने 4। यहाँ पे देखिए कितना है, 3 है, 3 है। यहाँ पे देखिए कितना है, x है, डिवाइडेड बाय 2, गुणा करवा देते हैं, 4 गुणे 2, 3 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है ना। बराबर 3 प्लस क्या हो जाएगा, x। तो 8 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपके पास क्या, 5। ये क्लियर हो गया। y निकालते हैं। ठीक है ना। ये वाली चीज़ आप लो, जब ये वाली चीज़ लोगे तो इसके अनुसार देखिए, y1 मतलब ये वाली चीज़ 7, y2 मतलब ये वाली चीज़, मतलब y बटे क्या होता है 2 होता है।
इसको वहाँ से हम गुणा करवाते हैं, बराबर ये आपके पास 7 प्लस क्या हो जाएगा y, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक, बराबर 7 और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा y यहाँ से हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके पास 18 माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा y, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1 और ये आ जाएगा 1 बराबर कितना हो गया y, तो मतलब y बराबर निकल के आया आपके पास क्या 11। तो क्या निकल के आया, x बराबर आया आपके पास क्या 5 और y बराबर निकल के आया क्या आपके पास 11। अगर ये है आपके पास विकल्प में तो वही आपका क्या है राइट आंसर है। तो x बराबर 5 यहाँ पे है, y बराबर 8, यहाँ y बराबर आपके पास कितना है 8 है, लेकिन y बराबर क्या 11 है, तो ये विकल्प नहीं है। x बराबर है यहाँ पे 5, तो x बराबर 5 है, y बराबर 11 है, तो y बराबर 11 है, तो ये विकल्प आपका क्या है सही है, मतलब विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने बोला हुआ है सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सारे आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है ना, इसमें मत घबराइए, बस आप तसल्ली से, ठीक है ना, बस आप देखते रहिए इसको। अगर जैसे कहीं पर भी नहीं समझ में आता है तो उसको आप पॉज करके वीडियो को पीछे करके उसको आप बार बार उसको रिपीट करिए, बस आपको चीज़ें आपको खुद ही समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अगला है, वो कहता है चित्र में वृत्त का केंद्र O है, चित्र में वृत्त का केंद्र O है, यदि एंगल POQ बराबर कितना है 40 डिग्री है, तो एंगल OPQ क्योंकि माप है। समझिए, पहला है, मैं विकल्प लिख देता हूँ, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री और है 70 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, इसका ये डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, इसका चित्र, ये इसका सेंटर है, ऐसे मिलाया हुआ है इसको, ये ऐसे है, और ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री, इसको बोला हुआ है O, इसको बोला हुआ है P, इसको बोला हुआ है Q। क्या दे रखा है, एंगल POQ, ठीक है ना, ये दे रखा है आपके पास 40 डिग्री, एंगल POQ, ये आपके पास क्या दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है, और इसको ऐसे मिलाया हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। आपको क्या पता करना है, पता करना है OPQ, ये एंगल आपको क्या करना है, पता करना है। समझिए, बहुत सारे बच्चे तो देख करके डर जाते हैं, ये तो सर जी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको समझिए तो जरा एक बार देखिए, OP और OQ क्या है, बोलो, OP और OQ क्या है, त्रिज्या है, ठीक है ना। OP और OQ क्या है, त्रिज्या है, और आपको मालूम है एक वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अरे त्रिज्या का मतलब ऐसे खींचो, यानी कि सेंटर से आप कहीं पर भी यानी कि जो आपके पास परिधि है, इस परिधि पर आप ऐसे करके सेंटर से कितनी भी खींच दो, ठीक है ना, सारी त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्लियर। तो क्या पता चला तुमको, पता ये चला कि OP बराबर क्या है, OQ है,
है कि नहीं बराबर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसमें आपको डाउट ही नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चाहे मतलब सेंटर से आप ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ये सारी क्या है, बराबर हैं। तो आपको सीधे ये याद ही कर लेना है कि जो वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। OP बराबर क्या है, O क्यों है, अब क्लियर है कि नहीं, यानी कि वृत्त की त्रिज्या बराबर है। तो जब ये आपके पास एक क्या है, ट्रायंगल है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं, यानी कि OP क्यों क्या है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। और ये दो चीजें मतलब एक त्रिभुज में OP और OQ दो भुजा क्या है, बराबर है कि नहीं बराबर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो OP बराबर क्या है, OQ है यहाँ पे। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इस वाले की भुजा के सामने का कोण ये वाला, और इस वाले सामने की जो है ये वाली जो भुजा है, इस वाले भुजा के सामने का कोण आपके पास ये वाला, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस वाली भुजा के सामने का कोण ये वाला, इस वाले भुजा के सामने इस वाली भुजा के सामने का कोण ये वाला, तो ये वाला दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। नहीं समझे, एक बार फिर क्या कहा हमने, ये वृत्त की क्या है, यानी कि OP और OQ वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर है, मालूम है। OPQ क्या है, एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, है कि नहीं, यानी कि OP बराबर OQ है। तो हमने क्या बताया, ये परमेय है, आपको ये मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना, कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मतलब OP के सामने का कोण Q और OQ भुजा के सामने का कोण P, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप देख लीजिए, OP बराबर है आपके पास OQ, क्यों बराबर है, क्योंकि हमारे पास रीजन है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल P जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा एंगल Q के, और एंगल P को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OPQ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OQP। इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम मान लेते हैं कुछ, ये मान लेते हैं क्या है, यक्स है, और ये यक्स है तो ये वाला भी यक्स होगा। क्लियर है कि नहीं, अरे बराबर ही तो है, अगर ये यक्स है तो ये वाला यक्स होगा, आसान है। तो हमें मालूम है, एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी मालूम है कि त्रिभुज की जो तीनों जो है एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो x प्लस कितना है 40 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस t डिग्री बराबर 180, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा 180 माइनस 40 डिग्री, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 40 डिग्री, 140 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 70 डिग्री। तो x निकल के आएगा आपके पास कितना, 70 डिग्री, और x क्या है, x यही वाला तो एंगल है, यानी कि एंगल OPQ बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, पहले भी बोला हुआ है। ये क्या है, सर्कल है, सेंटर है, OP और OQ क्या है, त्रिज्या है, बराबर हैं क्योंकि त्रिज्याएं हैं, और ये आपके पास क्या है, त्रिभुज है, और ये x है तो ये वाला x होगा क्योंकि बराबर है, यार ये भुजाएं बराबर है तो एंगल बराबर है, बता ही दिया आपको, ठीक है ना। तो ये x है, ये x है, त्रिभुज के तीनों एंगल जो हैं उनका सम 180 होता है, तो 40, और ये x 2x, तो 2x प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होता है। तो यानी कि 2x बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40 मतलब कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है ना। 140 का मतलब कितना होगा, 2x बराबर 140, तो x बराबर कितना 140 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x बराबर निकल के आपके पास कितना 70 डिग्री निकल करके आता है। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा आपके पास, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
कहता है यदि बेलन की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या दोनों 10% बढ़ा दी जाए तो बेलन के आयतन में वृद्धि होगी। ठीक है, पहला है विकल्प 33.1%, अगला है 40%, अगला है 10% और अगला है 100%। ठीक है ना। देखिए बेलन सभी को मालूम है, ये कुछ बेलन का शेप होता है इस तरीके से। ठीक है ना। ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है ना। तो ये वाली क्या है, त्रिज्या है आपके पास ये वाली, और ये क्या होती है, हाइट होती है इसकी। ठीक है ना। इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर है। अब क्या कहता है, बेलन की ऊंचाई, पहले जो ऊंचाई है वो पहले हम क्या करें, मतलब जो पहले यच है और उसकी त्रिज्या क्या है, आर है। तो पहले ऊंचाई जो है आपके पास क्या है, यच है, तथा त्रिज्या आपके पास क्या है, आर है। पहले बेलन का आयतन, पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। पहले ऊंचाई आपके पास क्या है, यच है, त्रिज्या आपके पास आर है। पहले बेलन का आयतन क्या होगा, तो यानी कि बेलन का आयतन क्या होगा इस स्थिति में, तो ये होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन तो यही होता है, तो बेलन का आयतन आपके पास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। नई स्थिति में बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों 10% बढ़ा दी जाए। पहले देखिए, पहले ऊंचाई यच है तथा त्रिज्या आर है। अब त्रिज्या अब जो ऊंचाई है उसमें भी आप 10% की वृद्धि कर दो, और जो त्रिज्या आर पहले थी इसमें भी आप 10% की क्या कर दो, वृद्धि कर दो। नहीं समझे, मतलब पहले ऊंचाई हमने यच मानी, त्रिज्या हमने क्या मान ली, आर मान ली। अब कहता है अब, मतलब जब आप नया आयतन क्या करोगे, निकालोगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो है 10% बढ़ी हुई होंगी। ठीक है ना। मतलब 10% ऊंचाई भी बढ़ी हुई होगी और 10% आपके पास त्रिज्या भी बढ़ी हुई होगी। ठीक है। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, अब ऊंचाई जो होगी वो आपके पास क्या होगी, अब ऊंचाई जो होगी वो आपके पास, ऊंचाई पहले क्या है, यच है। अब इसका 10% आपका क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक, तो इसको हम हल कर देते हैं। तो यच प्लस यच, और ये 10 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अरे परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 0 से ये 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो h प्लस h बटा कितना हो जाएगा आपके पास, 10 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 10h प्लस कितना हो जाएगा, 10h प्लस h बटे कितना हो जाएगा, 10। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास,
11h बटा कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 1.1 हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? मतलब पहले अगर ऊंचाई आपके पास क्या है h है, तो जब आप ऊंचाई 10% बढ़ा दोगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी 1.1h हो जाएगी नहीं? अब इसी तरीके से त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या क्या हो जाएगी 1.1r हो जाएगी, नहीं होगी? निकाल के दिखाएं? हाँ चलिए निकाल के उसको भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो अब बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्या हमने बोला कि यहाँ पे जो है 10% बढ़ गई, ठीक है ना। पहले क्या था यच था 10%, उसका मतलब पहले का 10% बढ़ा, इसलिए हम तो यच गुणे 10% करा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो पहले क्या है, पहले आर है, अब 10% ना कि मतलब बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो 10% अब इसको बढ़ा दो, बढ़ गया कि नहीं 10%? ये आर था, अब 10% आर का 10% बढ़ गया कि नहीं? तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर, प्रतिशत हटाओ, नीचे क्या लिख दो 100 लिख दो, 0 से 0 कट गया, तो आर प्लस आर, यहाँ से केवल आर ही बचेगा, बटा कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। समझिए आप इसको यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 10r प्लस r बटा कितना हो जाएगा 10 बराबर 11r बटा कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 1.1 r। क्लियर, 1.1 कितना हो जाएगा r हो जाएगा, ध्यान से समझिए आप। यानी कि कहने का मतलब अगर पहले ऊंचाई h है, त्रिज्या r है आधार की, ठीक है ना, तो जब आप दोनों में 10% की वृद्धि कर दोगे तो ऊंचाई भी आपकी 1.1h हो जाएगी, और जो आपके पास त्रिज्या होगी आधार की वो भी 1.1 r हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब त्रिज्या है तो r है, ऊंचाई है तो h है। क्लियर इतनी बात की नहीं? आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास इतना सेंस है तो आप इसको ऐसा ही लिख सकते हो, इतना को लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैंने इसको आपको पूरा क्लियर ही कर दिया है, ठीक है ना, इसमें आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10% बढ़ा करके मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, नहीं चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख देता, ठीक है ना। 10% इसका 10% बढ़ा तो कितना हो जाएगा, पहले यस था 10% बढ़ा तो 1.1h हो जाएगा, ठीक है ना। आप ये पहले त्रिज्या r है तो 10% बढ़ा तो मतलब यहाँ जाएगा 1.1 r हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मतलब नई स्थिति में जो बेलन का आयतन होगा, पहले बेलन का आयतन हमने निकाला हुआ है, पहले मतलब जब कुछ बढ़ा घटा कुछ नहीं था, ठीक है ना। मतलब जब पहले यच था, ऊंचाई यच था, त्रिज्या r थी, तो आयतन जो था वो पाई r स्क्वायर h था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो है त्रिज्या भी बढ़ करके जो है बढ़ गई 1.1 r हो गई है, और ऊंचाई भी बढ़ करके 1.1h हो गया है। अब हम देखते हैं बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमें तो क्या पता करना है, हमें यहाँ पे प्रतिशत में पूछा हुआ है, तो कितनी की वृद्धि हुई आपको पता करना है। तो वृद्धि हुई तो हम कैसे पता कर सकते हैं, पहले देखेंगे वृद्धि बटे पहले, मतलब पहले आयतन क्या था, पहले आयतन के पास पाई r स्क्वायर h था, और 100 से उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको प्रतिशत में वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। इरेज करूँ मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं अब नई जो है मतलब नई स्थिति में हम इसको क्या कर देते हैं, इसका आयतन क्या करते हैं निकालते हैं, ठीक है ना। अब ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है आपके पास 1.1h, और त्रिज्या जो है वो है 1.1 r, ठीक। नया आयतन, नया बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, r मतलब क्या है 1.1 r का स्क्वायर, गुणे r स्क्वायर पाई r स्क्वायर क्या है h क्या है आपके पास 1.1, और क्या है h 1.1 क्या हो जाएगा h हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्या पाई
ये हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा गुणे 1.1 का यहाँ से स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा गुणे ये है आपके पास 1.1 है और गुणे आपके पास क्या है यहाँ से h है। ठीक है, ध्यान से समझिए आप। देखिए पाई आर स्क्वायर क्या है h, देखो पाई आर स्क्वायर h गुणे इसको हम लिख सकते हैं 1.1 और यहाँ पे चूंकि 3 बार हो गया, ठीक है ना, 2 बार तो यहाँ पे है ही है, 1 बार ये है, तो इसकी पावर हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लिख देते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ आपको अभी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब पहले आयतन हमने निकाला हुआ पाई आर स्क्वायर एच, अब आयतन जो निकल के आया है इतना निकल के आया है, तो वृद्धि कितनी हुई की हुई है ये हम आपको वृद्धि यहाँ पे क्या करते हैं पता करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम वृद्धि देखते हैं। वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में से इस वाले आयतन में से इस वाले आयतन को घटा देंगे, तभी तो आपको वृद्धि मालूम हो जाएगी ना। मतलब कितनी की वृद्धि, मतलब पहले आयतन ये था, बाद में आयतन मतलब वृद्धि करने के बाद आयतन आपके पास क्या हुआ, ये वाला निकल गया है, तो इस वाले में से इस वाले को क्या कर देंगे हटा देंगे, तो आपको वृद्धि पता चल जाएगी। और प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है, यानी कि आपको वृद्धि निकालनी हो या कमी निकालनी हो, तो आपको अगर वृद्धि निकालनी हो तो पहले ऊपर वृद्धि लिखो, नीचे यानी कि प्रारंभिक जो प्रारंभिक आयतन था उसके लिखिए और उसको प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100 से गुणा करना होगा। जैसे कमी निकालिए, कमी निकालना है तो आपको कमी ऊपर लिखिए, नीचे प्रारंभिक आयतन क्या था, तो प्रारंभिक मतलब आपको प्रारंभिक आयतन नीचे लिखना ही लिखना है। ठीक है ना, मतलब वृद्धि निकालो चाहे कमी निकालो तो नीचे आपको प्रारंभिक आयतन यहाँ पे है तो आयतन आपको लिखना है, गुणे 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। इसको मैं इरेज करता हूँ अब, और देखिए इधर देखते हैं हम। ठीक है, तो वृद्धि कितनी की हुई, तो वृद्धि हुई आपके पास पाई, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच गुणे 1.1 का कितना है क्यूब है, माइनस पाई आर स्क्वायर कितना है एच है, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है ना, इतनी की क्या हुई आपके पास वृद्धि हुई है। तो यहाँ से देखिए वृद्धि बराबर तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कॉमन हो रही है, तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा आपके पास यहाँ पास 1.1 का क्यूब माइनस क्या बचेगा यहाँ से आपके पास 1 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये चीज़ आपके पास वहाँ से बचेगी। तो ये चीज़ आपके पास क्या निकल के आई है, यहाँ से वृद्धि निकल करके आई है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे ये आपके पास क्या निकल गई, वृद्धि निकल के आई है। ठीक है, यानी कि बेलन के आयतन में वृद्धि, तो बेलन के आयतन में इतनी की क्या हुई है वृद्धि हुई है। अब इसको आपको क्या बताना है, प्रतिशत में इसको आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम वृद्धि प्रतिशत है, तो ये आपके पास क्या है वृद्धि है, पाई आर स्क्वायर एच 1.1 का क्या है यहाँ से क्यूब है, माइनस क्या है 1 है, डिवाइडेड बाय प्रारंभिक, तो प्रारंभिक है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वाली चीज़ पूरी आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है ना, तो वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा 1.1 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये आपके पास गुणा कितना है 100 है यहाँ पे। ठीक है, तो वृद्धि बराबर, अब इसको हम इसे लिख सकते हैं 1.1 गुणे 1.1 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, और गुणे आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अंदर इसको 100 को मर्ज कराते हैं। ठीक है ना, तो 11 ग्राम हम कितना होता है 121, 2 को हम गुणा करवा लेते हैं, 11 ग्राम 121, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, गुणे है 1 पॉइंट क्या है यहाँ से 1 है, अभी हम इसको बाहर ही ले रहते हैं। ठीक है, और माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 1 है, गुणे आपके पास कितना है 100 है। तो देखिए ध्यान से इसको समझते चलिए आप। ठीक है, अब गुणा करवाते हैं, तो जब यहाँ इसके साथ हम क्या कराएंगे गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 121 हो जाएगा,
हो जाएगा, 121 हो जाएगा और गुणे आपके पास कितना है 1 पॉइंट कितना है 1 है और माइनस आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको समझ में आया, यानी कि 100 को हमने जब यहाँ पे कितना था 1.21 था, जब गुणा कराया तो 121 हो जाएगा, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, गुणे 1.1 हो जाएगा, माइनस क्या कर दिया 100 कर दिया। अब 11 एकन्नम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 एकन्नम क्या कितना हो जाएगा, मतलब अभी दशमलव हटाइए आप। ठीक है ना, कुछ एक 4-5 सेकंड के लिए आप इसको छोड़िए। ठीक है ना, तो 11 एकन्नम कितना हो गया 11, 1 बज गया, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, एक कितना हो जाएगा 23 और 11 एकन्नम 11, 11 2 13 हो गया। क्लियर, अभी क्लियर है कि नहीं? अरे 11 एकन्नम क्या हो गया 11, 11 दूनी 22 एक कितना हो गया 23 और 11 एकन्नम 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, मतलब 133 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और माइनस आपको क्या कर देना है 100, ये चीज़। ठीक है ना, तो 133.1 माइनस क्या हो गया 100। अब आपको क्या कर देना है 133.1 में से 100 को क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो देखिए 133 पॉइंट कितना है 1 है, इसमें से आपको 100 क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो ये 1 आ जाएगा आपके पास, ये 3 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना निकल गएगा 33 पॉइंट निकल करके आएगा आपके पास 33.1% की क्या होगी आपके पास वृद्धि होगी। तो इसमें विकल्प देखते हैं, ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना, मैंने इतना कुछ आपको बताने के लिए इस क्वेश्चन में इतना कुछ किया हुआ है। मैं चाहता तो इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकता था बड़ी आसानी से, ठीक है ना, लेकिन मैंने इतना कुछ बताने के लिए आपको इतना सारा कुछ करा हुआ है, इतना बड़ा प्रोसेस करा हुआ है, यहाँ पे गुणा इतना बड़ा करवा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता तो इसको इसको क्या कर सकता था, सॉल्व कर सकता था, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें डाउट नहीं होगा कहीं पर भी, ठीक है ना। अभी भी बोला हुआ है, अगर डाउट होता है, डाउट तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है ना। इसको अगर डाउट होता भी है तो इसको एक बार आपको और क्या करना है, एक बार देखना है, कंफर्म है 110%, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको क्या करते रहिए, इसका रिवाइज करते रहिए आप, ठीक है ना। इसको आप खुद लगाइए इसको 1-2 बार, ठीक है ना, तब आप चीज़ें आप खुद ही, मतलब आप थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए। क्या बनना है आपको, थोड़ा सा क्रिएटिव बनना है, थोड़ा सा आपको सोचना है, क्योंकि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत मेहनत है। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए, मतलब कोई व्यक्ति चाहे कि हमको तुरंत आ जाए तो संभव ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही कठिन चीज़ है हासिल करना चीज़ों को, ठीक है। हाँ, आप हासिल कर सकते हो हर एक वो चीज़ अगर आप मेहनत करते हो, क्योंकि मेहनत करने वाला, क्योंकि व्यक्ति की मेहनत जो है कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत करोगे तो उसका आपको प्रतिफल, उसको आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है ना, उसको आपको मिलेगा, इससे आप बेफिक्र रहिए। तो थैंक यू।